दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को सॉल्व करने के इस वीडियो सीरीज़ में हम आज क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 देखेंगे। अगर आपका प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से रह जाता है या आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिया है और बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। क्या चीज़ करेक्ट है स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस। देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि वहाँ पर आपका लाइमस्टोन यूज़ होगा प्लस आपका कुछ कार्बन भी यूज़ हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा इसमें कोल वगैरह भी यूज़ होता है। ठीक, ये सीमेंट इंडस्ट्री में इतना चीज़ लगता है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ सीमेंट इंडस्ट्री का ये मतलब है। यहाँ से आप सोच सकते हैं कि ठीक है, जो 5% बोला है वो हो सकता है ये चीज़ है ना। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, सही होने के चांसेस हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विथ लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। देखो, सिलिका आपने ये देखा होगा कि कभी भी कोई घर को बनते हुए देखा है तो उसमें देखा होगा सीमेंट में आप क्या डालते हो, रेत है ना। रेत का मतलब हो गया सिलिका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ सोच सकते हो। अब स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर को हम लाइम में बदल रहे हैं, मतलब चूना में बदल रहे हैं। तो आपने ये चीज़ कभी मतलब कोई सा भी आपने ज़िंदगी में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते हुए देखा है तो आप इस चीज़ को देखे होंगे कि हाँ, जो वो पत्थर के रूप में ना यूज़ होते हुए वो चूना के रूप में जब रहता है तब यूज़ होता है। अब लाइमस्टोन का फॉर्मूला आपको अगर थोड़ा साइंस पता हो तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ठीक, और जो लाइम है वो एक्चुअली में CaO यहाँ पर लेगा, पर आप इतना समझो कि लाइमस्टोन में क्या है, CaCO3 है। तो ये जो CO3 है यहाँ, इससे कुछ भी चीज़ अगर चेंज होगी तो क्या होगा, यहाँ से CO2 रिलीज होगी। ठीक है, और CO2 रिलीज होगी तो क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ेगा। ठीक, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो सही भी है और स्टेटमेंट 1 को वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 था वो क्या था, सही था, लेकिन वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो सकता है, पहले आप ऑप्शन ए पढ़िए कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये बात तो हमने नहीं देखा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उनमें से कोई एक जो है वही बस एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में कहीं से भी ये नहीं बोल रहा है कि सिलिका के कारण CO2 का एमिशन होगा। सिलिका मतलब SiO2 ना, तो SiO2 में तो कार्बन है ही नहीं, तो वो कहाँ से आपका CO2 का एमिशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से आप आंसर ला सकते हो कि स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको यही बताना है कि स्टेटमेंट 2 और 3 क्या मिलकर स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। देखिए, एक चीज़ ये मान के चलिएगा, भारत बहुत सारी जगह में ना साइन करने से बचते रहता है। ठीक है, तो मैं एग्जाम में तो यही सोचा कि शायद ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज ए बाइंडिंग डिक्लेरेशन। तो ये जो बाइंडिंग डिक्लेरेशन ना, सारा अब जो दिक्कत रहेगा वो इसी स्टेटमेंट इसी वर्ड पे रहे। ठीक है, एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर। तो देखो, अगर ये बाइंडिंग होगा तो ऑब्वियसली ये मैंडेटरी तो होगा। हाँ, तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये बाइंडिंग है। बहुत सारे देखो यहाँ पर अब आपके पास ये हो सकता है कन्फ्यूज़न कि यार ये सही होगा या नहीं होगा। तो अभी आप इसको कन्फ्यूज़न की स्टेट में ही रखो, इसको दोबारा पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। देखिए, ये ना केवल हेल्थ केयर, बाकी हर फील्ड के लिए लागू होता है कि जैसे ही आप किसी फील्ड को डिकार्बनाइज करोगे तो उसका जो रेजिलियंस है भाई, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सब प्रभावित होगी। ठीक है, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट चाहे हेल्थ केयर हो या कुछ और भी हो, हर जगह सही होगा। तो स्टेटमेंट 3 तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो ये चीज़ आ गई आपका। तो आपका ऑप्शन जो डी है जिसमें बोल रहा है कि नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ये तो आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, ए, बी या सी। अब देखो जो स्टेटमेंट 1 है उस वो, और जो स्टेटमेंट सेकंड है, अब देखो अगर स्टेटमेंट 2 अगर सही होगा तो स्टेटमेंट 1 डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, अब आप खुद ही इस चीज़ को दोबारा से पढ़ो और सोचो कि स्टेटमेंट 2 अगर सही है तो स्टेटमेंट 1 डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट 3 अगर सही है तब भी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो एटलीस्ट आप ये मान के चल सकते हो कि अब इसमें से आंसर क्या होगा, या तो ए होगा कि भाई बोथ जो है वो सही है, दोनों सही हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को, या फिर ऑप्शन सी सही होगा, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 और 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो अब आंसर आपका या तो ए होगा या सी होगा। एटलीस्ट यहाँ तक आ गए हो तो अब आप 50-50 में आ गए हो, तो कुछ ना कुछ आप अटैम्प्ट करके आइएगा। अब ये तो याद नहीं एग्जाम में मैं क्या अटैम्प्ट किया था, लेकिन हाँ इसका भी आंसर क्या है, सी। तो इसका आंसर सी इसलिए है क्योंकि जो स्टेटमेंट सेकंड है ना उसमें जो बाइंडिंग डिक्लेरेशन बोल रहा है ना वो एक्चुअली बाइंडिंग नहीं है, वो नॉन बाइंडिंग है। इस कारण से स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। और जो स्टेटमेंट थर्ड है वो क्या है, वो आपको सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर आता है सी। पर आपको कहाँ तक पहुँचना है, ए या सी में से आना है, 50-50 तक आना है। उसका जो भी मन करे आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक, उस स्टेज में आने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 बोल रहा है, यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है और वही पूछा है कि क्या 2 और 3 मिलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 को। तो स्टेटमेंट देखिए, एक तो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आए ना पिछले साल, तो इस साल भी आप बिल्कुल उम्मीद कीजिएगा कि इस तरह के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है देखने को मिलेगा। मेंटली प्रिपेयर रहना। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। ठीक है, ये तो आप थोड़ा मतलब सुने भी होंगे कि भाई कि पृथ्वी जो है घूमते घूमते थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ कुछ हो रही है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब थोड़ा वो टिल्ट हो रही है। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो सूरज की जो लपटें वगैरह हो रही हैं उन सबसे जो आपका एनर्जी आ रहा है ना उसकी बात कर रहा है। तो ये प्रभावित कर तो सकता है बिल्कुल, है ना, ये प्रभावित। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही तो है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं वो देखी जाएगी, लेकिन क्या है ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, फिर उसका स्टेटमेंट थर्ड क्या बोल रहा है, और आप ये सोचो कि स्टेटमेंट सेकंड क्यों सही होगा, क्योंकि सूरज की इतनी भयानक एनर्जी रहती है तो ऑब्वियसली ये चीज़ प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये पृथ्वी जब बन रही थी तब भी आपने ये चीज़ देखा था। ठीक है, कि जो इनिशियल एनवायरनमेंट है उसको प्रभावित बहुत करता है ना सूरज। तो ये स्टेटमेंट सेकंड सही है, बाकी एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं ये थोड़ा आप रिस्क लेकर इसमें अटेम्प्ट कीजिएगा। अब स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो आपने एक सरकम ओशियनिक ऐसा कुछ रहता है, एक कन्वेयर बेल्ट जैसा मूवमेंट रहता है, उसमें क्या होता है पूरा ओशियनिक वाटर जो है मूव करता है। अगर आपने वैसा कुछ चीज़ें सुना है तो आप बिल्कुल क्या अटेम्प्ट करोगे कि स्टेटमेंट थर्ड क्या है आपका सही है कि जो अर्थ का पोलर आइस है वो मेल्ट होगा और जैसे ही वो पानी में बदल जाएगा आइस से वाटर, और वो ठंडा पानी है तो अब वो पूरे विश्व भर में घूमेगा, तो वो इक्वेटर भी की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है, और जैसे ही आपका आइस चेंज होगा ना, आइस मेल्ट होगा तो उसके कारण क्या होगा, आपका बैलेंस जो है आइसोस्टैटिक जो बैलेंस वगैरह है वो सब चेंजेस आएंगे वहाँ पर, है ना। इस कारण से अर्थ का रोटेशन और एक्सिस इन सब में चेंजेस आएगा। तो स्टेटमेंट 3 तो यहाँ से सोच सकते हो आप कि आप ये सोचो आइस का इतना ज़्यादा वजन होगा वो वहाँ से हटकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो कुछ तो भाई चेंज लाएगा। तो स्टेटमेंट 3 ना केवल सही है बल्कि वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। इस तरह से आपका आंसर जो है डी बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, और अब आपका आंसर क्या हो सकता है, ए, बी या सी में से। देखो जो सी है वो भी नहीं होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अब ए या बी में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो अब आप 50-50 में पहुंच गए, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, क्योंकि जो स्टेटमेंट सेकंड है ना वो है तो सही लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इसके कारण रोटेशन या एक्सिस में कोई प्रभावित हुआ। हाँ, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, उसका जो कंपोजिशन है गैसेस का वो सब चेंजेस हुआ है,
इन सब चीज़ों में आपका आया है, और वो भी कहाँ पर आपका आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। तो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में उतना ज़्यादा कुछ आपका मतलब चेंजेस, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हवा वगैरह नहीं रहती, ज़्यादा एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होगा। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो आपका है तो सही, लेकिन वो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस ये वो भी वही 3 स्टेटमेंट और बताना है आपको। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द, देखो पहले तो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट का मतलब आपने ये होगा कि 2015 से ये चीज़ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है। और आगे अब बढ़ते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अगर नहीं भी पता है कि क्या चीज़ है आर्टिकल 6, तब भी आप इसको सही करके आओगे कि हाँ ऐसा कुछ तो होता ही होगा, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं ग्लोबली। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑन कार्बन मार्केट्स। तो आपने कुछ कार्बन क्रेडिट जैसा कुछ सुना होगा, है ना। तो कार्बन क्रेडिट ये सब जो शब्द है आपका कार्बन मार्केट से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है कि आप अगर कुछ, आपको जितना कार्बन का एमिशन को रोकना था उससे कहीं ज़्यादा आप अगर रोक लेते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, ये आपके खाते में क्रेडिट हो गया और अब आप इसको मार्केट में जाकर बेच सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, उस देश को जो उतना ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर पाया है ना। तो यही आपका आर्टिकल 6 बोलता भी है। ठीक, तो स्टेटमेंट जो 1 है वो सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल आपका 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। अब स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री। इंटर कंट्री का मतलब होता है एक देश और 2 देशों के बीच में, है ना, कम से कम नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच आउट देयर क्लाइमेट टारगेट्स। देखिए अब मेन एग्जाम में ना, अब ये जो नॉन मार्केट वर्ड है ना, इसमें मैं ये सोचा कि यार ये तो कार्बन मार्केट की बात करता है, तो शायद ये आपका स्टेटमेंट जो तीसरा बोल रहा है नॉन मार्केट, ये गलत होगा। ठीक है, इस तरह से मैंने स्टेटमेंट 3 को गलत माना था, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि स्टेटमेंट 3 जो है ना वो भी सही है। जब आप आर्टिकल 6 पढ़ोगे तो उसमें आपको आर्टिकल 6.2 और आर्टिकल 6.4 इन दोनों में आपको कार्बन मार्केट की बात मिलेगी, और आर्टिकल 6.8 जब ये पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेटमेंट 3 जो है वो भी आपको सही होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से क्या होगा आपका एक्चुअली में सही आंसर क्या होगा कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। ये क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब ये मैं बताता हूँ कि इसको क्वेश्चन को मैंने कैसे सोचा कि गलत कर दिया मैंने, है ना। तो गलत कैसे सोचा था वो आप सुनिए। देखिए इसका अब सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया, चारों ऑर्गेनाइजेशन पैसा देते हैं, ठीक है। तो चारों ऑर्गेनाइजेशन आपके फाइनेंस वगैरह का काम कर सकते हैं, ठीक। तो इस बात से तो आपका कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब इसको, अब एक मैं ये वर्ड पे गया कि एशिया और पैसिफिक लिखा है, तो मैं ये सोचा कि अगर कोई चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो एशिया पैसिफिक वर्ड यूज़ करेगा, और कोई यूएस डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो इंडो पैसिफिक वर्ड यूज़ करेगा। ये सोच के मैंने ऑप्शन ए और डी को एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि जो इन दोनों में क्या रहेगा आपका यूएस का डोमिनेशन रहेगा, पर यहीं पे मैंने गलत किया, ठीक है। तो ये चीज़ था। और जो नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब है, ये तो देखो यार मतलब ठीक है, चारों ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर सकते हैं ना, तो आपको यहाँ से एलिमिनेट भी नहीं हो रहा था। तो आपको या तो पता है तो आंसर लाओगे, अगर नहीं पता तो आप ऐसे ही कुछ कुछ सोचोगे और आंसर लाने की कोशिश करोगे। पर हाँ, यहाँ पर मैं जिस तरह से सोचा था उससे मैं गलत हो गया। मैं ऐसा सोचा था कि एशिया पैसिफिक वर्ड यूज़ किया है तो आपका ए और डी तो होगा नहीं, मतलब बी या सी में से मुझे कुछ अटेम्प्ट करना है। तो नेचर सॉल्यूशंस बोला था करके मैंने ऑप्शन सी के साथ गया, क्योंकि बी वाला मुझे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा फोकस करता है, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उन सब में खर्चा करता है, निवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस तरह से आपका मतलब मेरा गलत हो गया, और लेकिन जो सही आंसर वो क्या है, ए है सही आंसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये आप इसको मेन एग्जाम में इस तरह से भी सोच सकते थे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एशिया पैसिफिक का ही पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका आंसर सही हो सकता था, ठीक है। पर ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू
डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट दिया और पूछा कौन सा करेक्ट है ना। अब आप ये पढ़ो डायरेक्ट एयर कैप्चर, इससे जो भी आपको इमेजिन होता है ना बस उसको दिमाग में रख के आगे तीनों स्टेटमेंट को पढ़ना। क्या बोल रहा है, इट कैन बी यूज एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन मतलब कार्बन को सोखना है ना, जो भी आपका एटमॉस्फेयर वगैरह में। तो बिल्कुल आपका डायरेक्ट एयर कैप्चर ये वर्ड से तो ये लग ही रहा है ना कि ये स्टेटमेंट 1 क्या होगा, सही। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो एलिमिनेट हो जा रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। देखिए फूड प्रोसेसिंग जो है ना वो बहुत वास्ट टाइप का और इंडस्ट्री होता है, यहाँ पर कई तरह के आपके चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट फूड प्रोसेसिंग नाम से तो सही है। अब प्लास्टिक प्रोडक्शन में आप ये सोच सकते हो कि प्लास्टिक में यूज़ होता है आपका कार्बन, ठीक है, और आप अगर डायरेक्ट एयर कैप्चर करते हो तो एयर कैप्चर का मतलब है या तो आपने कार्बन को कैप्चर किया या ऑक्सीजन को कैप्चर किया, मुख्य रूप से इन दो के बेसिस में आप सोचना। तो अगर आपने जैसे मतलब कार्बन वगैरह को जैसे एयर को कैप्चर किया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के नाम पे मतलब कार्बन आ गया आपको, तो वो आपका प्लास्टिक प्रोडक्शन में एक रॉ मटेरियल के रूप में आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो ना, क्योंकि प्लास्टिक भी क्या रहेगा आपका कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से बनेगा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी आपका सही हो सकता है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर कुछ H2CO3 जैसा भी कुछ बनाते होंगे या फिर मतलब आपका कुछ, ये तो चलो एसिड हो गया, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ बनाते होंगे तो बिल्कुल ये बन सकता है ना, ये मतलब प्रोबेबिलिटी है कि बन जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 भी क्या होगा आपका सही। ठीक है, ऐसा सोच के आप सोच सकते हो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी, ऑप्शन सी 1 2 3। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है 1 2 3 तीनों सही है, मतलब ऑप्शन सी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्या बोला है, इससे पहले के सालों में आप जब देखोगे ना तो आपको बहुत सारे स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इस साल 2025 में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था स्पीसीज के ऊपर, वो था पीकॉक तरंतुला के ऊपर। और तरंतुला कोई ऐसा बहुत फेमस ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, तरंतुला एक प्रकार की स्पाइडर होता है। ठीक है, अब इतना मुझे पता था, इसके बेसिस में मैंने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है। ठीक, अब ये जो पीकॉक वर्ड मिला है, लिखा हुआ है ना, इससे आप बस ये रेफरेंस लगाओ कि जो तरंतुला है वो पीकॉक के जैसे है, मतलब पीकॉक के जैसे मतलब रंग बिरंगी होगी। ठीक है, बस इतना आप समझ के रखना। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, गूटी तरंतुला उसका साइंटिफिक नाम है। तो गूटी करके एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो वहां से भी आप सोच सकते हो कि यार इतना पर्टिकुलर नाम दिया है, मतलब ये क्या होगा, किसी पर्टिकुलर जगह में मिलेगी। अब आपने पुष्पा मूवी तो देख ही लिया होगा है ना, तो वो जिन पहाड़ियों में बताता है ना, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, लगभग उसी एरिया में आपको गूटी पड़ेगा। और उन्हीं, अब पूरी देश ने तो भाई आपका लाल चंदन देख लिया उस मूवी में, लेकिन यूपीएससी ने वहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज़ से बना दिया, आपका गूटी से, गूटी तरंतुला से बना दिया है ना। ठीक, तो ऐसा कर देता है यूपीएससी, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना। और कौन क्या, अब ये धुरंधर मूवी आ रही है तो उससे कुछ देख लेना कि क्या पता कुछ पूछ दे, ऐसा कुछ तिकड़म लगा कर ही, ठीक, पूछ सकता है। अब स्टेटमेंट तीनों पढ़ते हैं भाई कि क्या क्या सही है इनमें। इट इज़ एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। तो देखिए जो स्पाइडर है वो क्रस्टेशियन होता है कि नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। ठीक है, जहाँ तक मैं जान रहा था कि ये मतलब कुछ कीड़े के इसमें आना चाहिए, पर मैं 100% श्योर नहीं था कि ये क्रस्टेशियन कहलाता है कि नहीं। और मेरे ख्याल से ये कुछ अभी भी मुझे नहीं पता है। आप वो बायोलॉजी का एक 9th क्लास में कुछ तीसरा चैप्टर था बायोलॉजी का, वो उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह, उसमें आप बिल्कुल पढ़ सकते हो वहाँ पर अगर मन करे तो। बाकी नहीं भी करेगा तब भी इट्स ओके, पर कोशिश करना उस थोड़ा बहुत जाने रहो कि ये शब्द का क्या मीनिंग होता है। तो बाकी ये क्रस्टेशियन जैसा एग्जैक्टली होता नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका थोड़ा आपका गलत हो जाता है। ठीक, आपका स्टेटमेंट गलत है। अब इस तरह से देखोगे तो आपका आंसर सी या डी होना चाहिए। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। तो अभी जो आपको गूटी नाम से मैं बताया, तो वहाँ से आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो कि ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही मिलता है ना। और ये कौन से फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा है, वही जहाँ पे लाल चंदन मिल रहा है। ठीक है, पुष्पा भाऊ का। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही होगा, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, सी या डी में से कोई एक आपका आंसर होगा। अब स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीसीज।
देखिए अब मुझे पता है कि ये क्या है, स्पाइडर। तो स्पाइडर है मतलब क्या होगा, वो पेड़ वगैरह में रह सकता है, हो सकता है वहाँ पर वो जाला बना दे। तो आर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ों पे ही रहते हैं, जैसे आपका बंदर वगैरह की बात कर रहा है ना मुख्य रूप से, ठीक है। आर्बोरियल स्पीसीज उस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो स्पाइडर जो है तरंतुला, वो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो तो वहाँ पर आपका जाला बना सकता है जंगलों में, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड दोनों के सही होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से आप आंसर क्या अटेम्प्ट करके आओगे, डी, ठीक है, और यही सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट दिया, पूछा है कौन कौन से करेक्ट हैं, इतना आपने देखा। अब स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, CO2 एमिशंस इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। मतलब पर कैपिटा हम कितना यूज कर रहे हैं, 0.5 टन CO2 का एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, इससे कम का कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक। चलो अभी ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है। अब देखो आप ये सोच सकते हो कि ये एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यू दिया है, मतलब ये, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब है कि ज़्यादा पॉपुलर वैल्यू नहीं है ये, है ना, बहुत पॉपुलर डेटा नहीं है। तो जो पॉपुलर डेटा नहीं है उसके गलत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे आपके, ठीक है। और जो पॉपुलर डेटा है उसके सही होने के चांस आपके रिलेटिवली ज़्यादा रहेंगे, ठीक। तो रहता है ऐसा थोड़ा, और ये बहुत रिस्की चीज़ है, लेकिन आप ऐसा सोच के चल सकते हो। तो इस तरह से आप स्टेटमेंट वन को थोड़ा नेगेटिव सोच सकते हो कि ये गलत है करके। प्लस आप ये सोचो कि 0.5 टन CO2 पर कैपिटा बोला है, ठीक है। तो भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है। उस हिसाब से देखा जाए तो 0.5 तो बहुत कम होता है, ठीक है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन 0.5 एक्चुअली में बहुत कम होता है, आप ऐसा सोच सकते हो। वहाँ से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब दूसरा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकेंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब एशिया पैसिफिक रीजन में मुख्य रूप से आपका चाइना आएगा, फिर उसके बाद आपका इंडिया आएगा और जापान वगैरह, ये सब आप सोच सकते हो। तो आप ठीक है, चाइना के बाद सोच सकते हो कि हाँ इंडिया आपका सेकेंड नंबर में आ रहा है करके। तो ये आप सेकेंड स्टेटमेंट को बिल्कुल सही मान सकते हो। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशंस इन इंडिया। अब भारत में बिजली कहाँ से बनती है, कोयला से, और कोयला ही क्या है, मुख्य CO2 एमिटर है भारत में, है ना। तो जो स्टेटमेंट थर्ड है वो क्या होगा आपका सही, ठीक। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड सही है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर सी, ऐसा आप आंसर ला सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। देखो इसमें कुछ प्लांट दिया है और उनका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तब तो आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, चांसेस आपको रिलेटिवली फायदा करेगा। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, और इसमें क्या बोला है आपको, कौन कौन से करेक्टली मैच है ये बोला है। तो पहला क्या क्या बोला है, एक साइड में प्लांट, दूसरे साइड में डिस्क्रिप्शन। पहला बोला है कसावा। कसावा का मतलब होता है साबूदाना, जैसे समझना है ना। तो वुडी श्रब, तो आपने साबूदाना के बारे में ये सुना होगा कि वो कहीं ना कहीं जड़ों से मिलता है। तो देखो जिसकी जड़ों से ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, और तो थोड़ा आपने कहीं उसका कुछ ऐसा सुना होगा, तो कुछ पेड़ जैसा आपने कहीं देखा होगा। एक्चुअली में मैं कुछ ऐसा देखा हूँ टीवी वगैरह में, अदरवाइज ये तमिलनाडु वगैरह के एरिया में होता है उत्पादन इसका, ठीक है, ट्रॉपिकल ये आपका क्रॉप रहेगा। तो कसावा का आपका क्या रहेगा, वुडी श्रब, ये बिल्कुल हो सकता है। इस तरह से मैंने इसको आंसर, इसको स्टेटमेंट को क्या माना, सही, ठीक है। अब जिंजर है, अब इसको बोल रहा है हर्ब विद सीडो स्टेम। जिंजर मतलब आपका अदरक हो गया, है ना। तो ये हर्ब जैसा होता है, सीडो स्टेम भी आप बिल्कुल सोच सकते हो। अब मालाबार स्पिनिच दिया है, स्पिनिच मतलब पालक, ठीक है। मालाबार का मतलब हो गया केरल। तो केरल वाले एरिया में क्या होगा, खूब ज़्यादा बारिश होगी, ट्रॉपिकल चीज़ होगा, मतलब ये आपका क्लाइंबर वगैरह भी हो सकता है। तो ये हर्बेशियस क्लाइंबर हो सकता है। अब चौथा क्या बोल रहा है, मिंट। मिंट क्या बोल रहा है, एनुअल श्रब। अब देखिए एनुअल का तो पता नहीं एग्जैक्टली, मतलब नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे घर में है थोड़ा सा मिंट, मतलब पुदीना का पौधा लगा हुआ था। तो बहुत छोटे छोटे पत्तियां ही थे उसके, तभी उसको तोड़ लेते थे हम। तो वहाँ से बस इस चीज़ से, फैक्ट से मैंने ये सोचा कि ये श्रब तो नहीं होगा। श्रब मतलब झाड़ियाँ वगैरह, ये आपका नहीं होगा, ये आपका क्या हो सकता है, हर्ब हो सकता है। तो इस तरह से मैंने इस स्टेटमेंट को क्या माना, गलत। अब पांचवा क्या बोल रहा है, पपाया को बोल रहा है वुडी श्रब। देखिए जो पपाया मतलब पपीता की, जब आपने कहीं लकड़ी उसका पेड़ जो देखा होगा, तो उसका पेड़ रहता है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो ट्री नहीं रहता, वो मतलब उसकी जो लकड़ी है वो एक्चुअल लकड़ी नहीं होती, एक्चुअल वुड नहीं होता वो, ठीक है, अंदर तो खोखला रहेगा, इस तरह का रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके गलत होने के चांस है। प्लस इस क्वेश्चन के लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ये पांच चीज़ नहीं भी पता इन पांचों के बारे में कि क्या है,
आप बस ये लॉजिक लगाना। 5 ऑप्शन दिया है, इन 5 ऑप्शन दिया है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये नहीं होगा इसमें, और नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट, ये भी आपका नहीं होगा। तो बीच का जो भी है आप मध्यम मार्ग अपनाओ गौतम बुद्ध जी का, आपका आंसर आएगा। तो आपका या तो कोई एक सही है, कोई 2 सही है, कोई 3 सही है, कोई 4 सही है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है क्या। अब स्टेटमेंट देखो, आपका स्टेटमेंट डी जो बोल रहा है ऑल द 5 आर करेक्ट, ये आपका गलत हो जाएगा इस लॉजिक से, ठीक, मध्यम मार्ग वाला जो लॉजिक है उससे। अब आपके पास क्या बचता है, ए बी या सी बचता है ना। तो अब इन 3 में से आपको जो लग रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो अब 2, 3 और 4, इसमें भी मैं कहूँगा कि आपका बीच में क्या है 3, तो उस तरह से भी आप 3 के साथ जा सकते हो, पर ये फुल रिस्की है और थोड़ा किस्मत के भरोसे भी रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के ही आप इस रिस्क को उठाइएगा। पर हाँ, इन जनरल अभी तक जो भी आप ऑप्शन देखोगे इस तरह के यूपीएससी के, आपको आंसर क्या मिलेगा, बीच वाला मिलेगा, मध्यम मार्ग वाला, ठीक है। एक्सट्रीम वाला के आंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं, वो भी आंसर हुए हैं लेकिन चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सोच समझ के इसको बनाइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। विथ रेफरेंस टू द प्लानेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस। देखो आपने ये तो सुना होगा कि रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा आपका मतलब CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन होता है। जितना एटमॉस्फेयर या पेड़ जितना CO2 को सोखते हैं उससे कहीं ज़्यादा कौन सोखता है, ओशियंस, ठीक है। तो ये एक चीज़ पढ़ा हूँ, वहाँ से ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। देखो अगर मरीन फाइटोप्लैंक्टन 50% आपका ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर जाएंगे तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा आपका, अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड को सही मान रहा हूँ मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट 1 आपका गलत होगा, है ना। तो ये दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते, इसका मतलब आपका क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब जब आपने ऑप्शन ए देखा तो आपने एक और चीज़ नोटिस किया कि कहीं पर भी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट नहीं दिया है, मतलब कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो कम से कम गलत रहेगा ही रहेगा, ठीक, ये चीज़ है। ये वाला लॉजिक भी कई जगह अप्लाई करके देखना ना, कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन देख के आपने ये समझा कि सारे स्टेटमेंट सही नहीं है, कोई तो एक है जो गलत है कम से कम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हाइयर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। अब आप खुद ये बात बताओ, एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब होता है 21% ऑक्सीजन, ठीक है, और वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर का मतलब होता है लगभग लगभग 0.5 ppm, ठीक है। तो आप कुछ भी लॉजिक लगा लो, कितना भी उसको वेल ऑक्सीजनेटेड कर लो, उसमें मेन क्या रहेगा, पानी ना कि हवा। तो इसलिए आपका क्या रहेगा, स्टेटमेंट थर्ड जो है वो आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा, है ना। तो स्टेटमेंट थर्ड गलत है, मतलब आपका ऑप्शन सी क्या है, गलत, ठीक। तो आपका अब आंसर ये क्या रहेगा, या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा, या हो सकता है डी भी रह ले, है ना। एटलीस्ट आपने आपका ऑप्शन सी हटा दिया और हमने ऑप्शन ए भी हटा दिया था। अब आपके पास आंसर क्या बचता है, या तो बी या फिर डी, ठीक है। तो बी क्या बोल रहा है, 2 ओनली, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि भाई कि ज़्यादातर जो CO2 है वो ये ओशियंस सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड के सही होने के चांस सही हैं, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या है, सही हो सकता है। तो आपके पास जब ऑप्शन अभी बचा हुआ है बी या डी, 50-50 में आ गए हो तो कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर दिए रहना, बाकी भगवान का नाम लेके देखी जाएगी क्या सही है क्या गलत, है ना। तो आपका अभी यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी सेकंड ओनली, ये सही है, और बाकी के दोनों आपके क्या हैं, गलत। तो रेन फॉरेस्ट जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, मतलब उससे कहीं ज़्यादा आपका ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, और ओशियंस, ठीक है। तो आप अब कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और जल्दी ही हम इस पूरी वीडियो सीरीज़ को 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।